अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्लास 9th फिज़िक्स। लास्ट टाइम हमने दो टर्म्स डिस्कस की थी कि रिलेशन बिटवीन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, या ये कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। उन दोनों का क्या रिलेशन था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन के लॉज हमारे पास हैं, एनर्जी भी है, मैस भी है। तो आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है कंजर्वेशन का लॉ, वो है मोमेंटम के लिहाज से। तो कंजर्वेशन मोमेंटम की जब हम बात करते हैं तो मोमेंटम में हमने दो चीज़ें डिस्कस की थी कि मोमेंटम हमारे पास बेसिकली प्रोडक्ट है किसका, मैस एंड वेलोसिटी का। तो उसी से रिलेटेड फर्दर हमारे पास है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हम किस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं। The momentum of an isolated system of two or more than two interacting bodies remain constant। कि अगर आपके पास दो बॉडीज़ हैं, अगर उनके अंदर सिस्टम हमारे पास आइसोलेटेड है। सिस्टम आइसोलेटेड कब होगा? जब किसी सिस्टम के अंदर कोई एक्सटर्नल फोर्स अमल ना कर रही हो। तो इसका मतलब ये है कि उस सिस्टम को हम क्या नाम देंगे? आइसोलेटेड सिस्टम का नाम देंगे। अगर सिस्टम आइसोलेटेड है तो उसमें हमारे पास अगर दो बॉडीज़ या दो से ज़्यादा बॉडीज़ क्या करेंगी, इंटरैक्ट करेंगी, तब उनका जो मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन इनका जो मोमेंटम है वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अब इसी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को डिस्कस करने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं बॉल्स की। कि एक सिस्टम हमारे पास है वो जो कि आइसोलेटेड है, उसमें हमारे पास टू स्फेयर्स हैं जिनके मैसेज हमारे पास हैं m1 और m2। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये आपके पास बिफोर कोलिजन है और ये आपके पास क्या होगा? एट कोलिजन, और ये आपके पास है आफ्टर कोलिजन। तो आप देखेंगे कि इनकी जो वेलोसिटीज़ हैं वो आपके पास क्या हो रही हैं? चेंजेस हो रही हैं। उनमें जो चेंजेस हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कि हम कंसीडर करते हैं दो आपके पास स्फीयर्स को जिनके मैसेज हमारे पास m1 और m2 हैं। m1 और m2 आपके पास एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहे हैं, जिनकी वेलोसिटीज आपके पास क्या है? u1 और u2। क्या आपके पास इनकी वेलोसिटीज यहाँ मेंशन है, आप देख सकते हैं कि डायग्राम के साथ मेंशन है कि u1 और u2 हमारे पास क्या होंगी? इनकी वेलोसिटीज हैं, दोनों बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हैं। अब इन वेलोसिटीज़ का हमारे पास क्या रिलेशन है? u आपके पास क्या होगा? वेलोसिटीज़ इस तरह से हैं कि u1 जो वेलोसिटी होगी वो आपके पास क्या होगी? ग्रेटर होगी एज़ कम्पेयर टू u2। नेक्स्ट आपके पास है कि बिफोर कोलिजन इनका मोमेंटम क्या होगा? वो हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास मोमेंटम क्या था? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो हमारे पास मैस क्या था? m1 है, वेलोसिटी उसकी क्या है? u1। अगर हमने मोमेंटम देखना है, इनिशियल मोमेंटम, ये आपके पास टकराने से पहले बिफोर कोलिजन जो भी मोमेंटम होगा वो सारा हमारे पास इनिशियल मोमेंटम होगा। तो अगर आपके पास मैस क्या होगा? m1 है, वेलोसिटी आपके पास u1 है, तो इसका मतलब ये है कि m1 का जो मोमेंटम होगा वो होगा m1 u1। और इनिशियल मोमेंटम आपके पास दूसरी जो बॉल होगी, दूसरा मैस आपके पास स्फीयर है m2, उसका क्या होगा? m2 u2। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि P इज़ इक्वल टू आपके पास क्या है? mv है। यहाँ हमारे पास m क्या होगा? m1 है, v आपके पास वेलोसिटी क्या है? u1 है। तो ये आपके पास m1 की हमने देखनी है। अगर हम m2 की बात करेंगे तो उसका मास क्या होगा? m2 होगा, उसकी वेलोसिटीज़ क्या होंगी? u2 होंगी। अब हमने दोनों मोमेंटम को ऐड करना है, m1 का मोमेंटम और m2 का मोमेंटम। दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो वो दोनों मोमेंटम हमारे पास कौन से होंगे? वो हमारे पास मोमेंटम होंगे बिफोर कोलिजन। तो आप इसको ऐड करके क्या लिख सकते हैं? m1 u1 प्लस आपके पास क्या आएगा? m2 u2। अब जब बॉडीज़ क्या करेंगी? आपके पास कोलाइड करेंगी, कोलिजन होगी इनके दरमियान में। सेकंड डायग्राम में देखें, आफ्टर सम टाइम मास m1 हिट्स m2 विद सम फोर्स। कि कुछ वक्त के बाद आपके पास क्या होगा? m1 क्या करेगा? m2 के ऊपर एक फोर्स करेगा, हिट करेगा। तो न्यूटन का आपके पास न्यूटन हमने थर्ड लॉ पढ़ा था, उसमें आपके पास क्या था?
कि अगर आपके पास हर एक्शन का क्या होगा, एक रिएक्शन है। अगर इस बॉडी के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो आपके पास क्या होगा, एक्शन होगा। इन रिप्लाई में जो आपके पास फोर्स आएगी उसे हम क्या नाम देंगे, रिएक्शन का। दोनों हमारे पास क्या होंगे, इक्वल होंगे, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। तो यहाँ भी आपके पास यही कंडीशन यूज़ की जाएगी कि M1 M2 के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा तो M2 किसके ऊपर अप्लाई करेगा, M1 के ऊपर। दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। अब जब टकराएंगे तो टकराने के बाद उनकी वेलोसिटीज़ चेंज होके v1 और v2 हो जाएंगी। इनिशियली इनकी वेलोसिटीज़ हमारे पास थी, वो थी u1 एंड u2, और टकराने के बाद उनकी वेलोसिटीज़ चेंज होके हमारे पास आ गई हैं v1 एंड v2। तो इनिशियल इनका क्या रिलेशन था, उसमें हमारे पास u1 क्या था, u2 से ग्रेटर था। अब जब ये टकराई हैं तो टकराने के बाद इनके मैसेज चेंज होकर आपके पास क्या हो जाएंगे, वेलोसिटीज चेंज होकर v1 और v2 हो जाएंगे। तो टोटल मोमेंटम आपके पास आफ्टर कोलिजन क्या होगा, अगर हम डिस्कस करते हैं m1 का मोमेंटम, वो आपके पास क्या होगा, m1 v1, और m2 का जो मोमेंटम होगा वो हमारे पास क्या होगा, m2 v2। अब इनको दोनों को भी हम क्या करेंगे, इनका ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, m1 v1 प्लस आपके पास क्या आएगा, m2 v2। अब हमने जो डिस्कस किया कंजर्वेशन मोमेंटम का, उसमें हमारे पास क्या था, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि टोटल जो इनिशियल मोमेंटम होगा सिस्टम का बिफोर कोलिजन, वो हमारे पास बराबर होगा किसके, कि जो हमारे पास टोटल फाइनल मोमेंटम होगा सिस्टम का आफ्टर कोलिजन। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट आपके पास क्या आएगा कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन बॉडीज़ का जो मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट होगा, चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि टोटल इनिशियल मोमेंटम आपके पास किसके बराबर होगा, टोटल फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम हमारे पास क्या था, m1 u1 प्लस m2 u2। टोटल फाइनल मोमेंटम हमारे पास क्या था, m1 v1 प्लस आपके पास क्या आएगा, m2 v2। तो आपके पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यही लॉ है कि टोटल इनिशियल मोमेंटम आपके पास टोटल फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। तो ये इक्वेशन हमें क्या शो करती है कि मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन्स द सेम, विच इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो जो भी हमारे पास कंजर्वेशन लॉज हैं वो ये कहते हैं कि आपके पास क्या होगा, बिफोर एंड आफ्टर आपके पास मोमेंटम है, एनर्जी है, तो वो क्या होंगे, सारे सेम होंगे। यहाँ हमने जो डिस्कस किया कंजर्वेशन लॉ वो मोमेंटम के रिलेटेड था। इसका मतलब क्या होगा कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन हमारे पास जो मोमेंटम है वो सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हमारे पास डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। उनमें हमारे पास सबसे पहले है कि हमने जो डिस्कस किया उसमें हमारे पास एक चीज़ थी, वो आपके पास था कि सिस्टम क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होगा। अ सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ बॉडीज विद इन अ सर्टेन बाउंड्रीज, कि इसमें आपके पास क्या होगा, ये ख़ास हम एरिया कह सकते हैं, या ख़ास आपके पास क्या होगा, एक क्राइटेरिया कंसीडर कर लेंगे कि हमने जिन बॉडीज़ को डिस्कस करना है इस उनकी ये बाउंड्रीज़ हैं, इससे बाहर ये नहीं जा सकती। तो सिस्टम आपके पास क्या होगा, आइसोलेटेड कब होता है, एन आइसोलेटेड सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ टू और मोर इंटरेक्टिंग बॉडीज ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स इज़ एक्टिंग। अगर किसी सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नली कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, इसका मतलब ये है कि वो सिस्टम हमारे पास क्या होगा, आइसोलेटेड सिस्टम होगा। तो ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। होमवर्क में बेटा कुछ बच्चों ने मिस्टेक्स की थी, वो हाईलाइट की है उनके पेपर के ऊपर, होमवर्क के ऊपर। जब भी होमवर्क क्या करें तो सबसे पहले आप क्या करें, डेफिनेशन या आपके पास कोई भी एग्जांपल्स है तो आप इस तरह देखेंगे कि डिफाइन, उसके बाद आपने क्या करना होगा, उसकी एग्जांपल। जो पॉइंट आपके पास बना के लिखेंगे तो आपके पास क्या होगा, याद करने में भी आसानी होगी और आपके नोट्स भी आपके पास तैयार हो जाएंगे। इसी तरह आपके पास अगर कोई डेफिनेशन है तो वो आप इन्वर्टेड कोमास में लिखेंगे। एग्जांपल साथ में लाजमी हेडिंग दे के एग्जांपल लिखनी चाहिए। ऐसे ना हो कि डेफिनेशन ख़त्म हो और पीछे से एग्जांपल शुरू हो जाए, एग्जांपल की अलग हेडिंग देनी है। डायग्राम जो रिलेटेड हैं वो भी लाजमी बनाया करें। तो ये था बेटा आपका हमारा आज का लेक्चर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।